Hello students, welcome to our channel. Today we are going to start with a new chapter. The name of the chapter is Globalization and the Indian Economy. 10th class का 4th chapter है, Understanding Economic Development book से लिया गया है. ठीक है, so let's get start. As consumers in today's world, some of us have a wide choice of goods and services before us. The latest model of digital cameras, mobile phones and televisions made by the leading manufacturers of the world are within our reach. Every season, new models of automobiles can be seen on Indian roads. Gone are the days when Ambassador and Fiat were the only cars on Indian roads. Today's Indians are buying cars produced by nearly all the top companies in the world. Similar explosions of brands can be seen for many other goods from शर्ट्स टू टेलीविजन टू प्रोसीड फ्रूट जूस. यानी कि आज के विश्व की जब हम बात करते हैं तो उपभोक्ताओं के रूप में यानी कि जो कंज्यूमर्स हैं उनके रूप में हम में से बहुत के सामने वस्तु और सेवाओं के बहुत ज़्यादा विकल्प हैं. और विश्व की जब हम बात करें तो विश्व के शीर्ष विनिर्माताओं के द्वारा निर्मित डिजिटल कैमरे, मोबाइल फ़ोन, टेलीविजन के नए नए मॉडल हमारे लिए सुलभ हैं. हमेशा भारत की सड़कों पर गाड़ियों के नए नए मॉडल देखे जा सकते हैं. वो दिन गुजर गए जब भारत की सड़कों पर केवल एम्बेसडर और फिएट कारें दिखाई देती थी. आज हम भारत की बात करें तो विश्व की जो शीर्ष कंपनियों के द्वारा निर्मित कारें लोग खरीद रहे हैं. ठीक है, अनेक दूसरी वस्तुओं की जो ब्रांड है उनमें बहुत तेजी से बढ़ोतरी देखी जा सकती है. कमीजों से लेकर टेलीविजन और जो है फलों के रस तक हम इसमें परिवर्तन देख रहे हैं. ठीक है, आगे देखिए. Such wide-ranging choice of goods in our markets is a relatively recent phenomenon. You wouldn't have found such a wide variety of goods in Indian markets even 2 decades back. In a matter of years, our markets have been transformed. यानी कि हमारे बाजारों में वस्तुओं के जो है बहुत ज़्यादा विकल्प हैं, बहुव्यापी विकल्प अपेक्षाकृत नवीन परिघटना है. 2 दशक पहले की जब हम बात करें तो क्या था कि ऐसी चीज़ें भारत के बाजारों में देखने को नहीं मिली थी. ठीक है, कुछ ही वर्षों में हमारा जो बाजार है वो चेंज हो गया है. आगे देखिए. हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज रैपिड ट्रांसफॉर्मेशंस, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर ब्रिंगिंग about these changes and how are these changes affected the lives of peoples. We shall dwell on these questions in this chapter. यानी कि हम जो है ये तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं उसको कैसे समझ सकते हैं, ऐसे कौन से कारक है जो इन परिवर्तनों को ला रहे हैं और ये परिवर्तन लोगों का जीवन किस प्रकार से प्रभावित कर रहे हैं. देखिए आगे इसमें प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज यानी कि अंतर्देशीय उत्पादन. Until the middle of the 20th century, productions was largely organized within countries, but across the boundaries of these countries were raw materials, foodstuffs, and finished products. Colonies such as India exported raw materials and foodstuffs and imported finished goods. Trades was the main channel connecting distant countries. This was before large companies called multinational corporation emerged on the scene. MNC is a company that owns or controls productions in more than one nation. MNC set up offices and factories for production in region where they can get cheap labor and other resources. This is done so that the cost of production is low and MNC can earn greater profits. Consider the following example. देखिए, जब हम 20th सेंचुरी की बात करें तो जो प्रोडक्शन था देशों की सीमाओं के अंदर ही सीमित था और इन देशों की जो सीमाओं को जो है लांघने वाली वस्तुओं में केवल क्या था, रॉ मटेरियल्स था. ठीक है, और फूड स्टफ यानी कि खाद्य पदार्थ और तैयार उत्पाद थे. भारत जैसे उपनिवेशों से कच्चा माल और खाद्य पदार्थ निर्यात होते थे और तैयार वस्तु का आयात होता था. आयात मीन्स आना लाना. ठीक है, दूसरे देश से सामान को लाना और निर्यात करना मतलब अपने देश से दूसरे देश में भेजना. तैयार वस्तु का आयात होता था. व्यापार ही दूरस्थ देशों को आपस में जोड़ने का मुख्य जरिया था. ठीक है, ये बड़ी कंपनियां जिन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं और इनके उभरने से पहले का युग था. ये एक बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर कंट्रोल रखती है, मतलब अपना स्वामित्व रखती है. बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन प्रदेशों में कार्यालय तथा उत्पादन के लिए कारखाने स्थापित करती है जहां उन्हें सस्ता श्रम मिले, अन्य संसाधन मिल सकें. ठीक है, उत्पादन लागत में कमी करने और अधिक लाभ कमाने के लिए जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसा करती हैं. हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख सकते हैं. देखिए, स्प्रेडिंग ऑफ प्रोडक्शंस बाय एमएनसी. एक बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा उत्पादन का विस्तार कैसे किया गया यहाँ पे कि जो औद्योगिक उपकरण बनाने वाली एक बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुसंधान केंद्र में अपने उत्पादों का डिजाइन तैयार करती है. उसके पुर्जे जो चीन में विनिर्मित होते हैं फिर उन्हें जहाजों में लाद करके मैक्सिको, यूरोप में ले जाया जाता है और जहां उपकरण के पुर्जों को जोड़ा जाता है और तैयार उत्पाद को विश्व भर में बेचा जाता है. इसी बीच क्या होता है कि जो कंपनी की ग्राहक सेवा का भारत स्थित कॉल सेंटरों के माध्यम से संचालन किया जाता है. आगे देखिए. In this example, the MNC is not only selling its finished products globally, but more important, the goods and services are produced globally. As a result, production is organized
In increasingly complex ways, the production process is divided into small parts and spread out across the globes. In the above example, China provides the advantage of being a cheap manufacturing locations. Mexico and Eastern Europe are useful for their closeness to the market. In the US and Europe, India has highly skilled engineers who can understand the technical aspects of productions. It also has educated English-speaking youth who can provide customer care services, and all this probably can mean 50 to 60% cost saving for the MNC. The advantage of spreading out productions across the border to the multinational can be truly immense. यानी कि यहाँ पे क्या बताया गया है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां केवल वैश्विक स्तर पर ही अपना उत्पाद तैयार नहीं कर रही हैं, बल्कि जो है अधिक महत्वपूर्ण ये है कि वस्तु और सेवाओं का उत्पादन भी विश्व स्तर पर कर रही है। ठीक है, उत्पादन प्रक्रिया जटिल ढंग से संगठित हुई है। उत्पादन प्रक्रिया जो है छोटे भागों में विभाजित है, विश्व भर में ये फैली हुई है। और हम एग्जाम्पल लेते हैं चीन का, तो चीन में क्या बताया कि एक सस्ता विनिर्माण केंद्र होने का लाभ प्रदान करता है चीन। ठीक है, मैक्सिको और यूरोप की बात करें और अमेरिका और यूरोप के बाजारों से अपनी निकटता के कारण वह लाभप्रद है। भारत में अत्यंत कुशल इंजीनियर उपलब्ध हैं जो उत्पादन के तकनीकी पक्ष को समझ सकती है। यहाँ अंग्रेजी बोलने वाले शिक्षित युवक भी हैं जो ग्राहक देखभाल सेवाएं उपलब्ध करा सकते हैं, और ये चीजें जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी की लागत का लगभग 50 से 60% बचत कर सकती हैं। वास्तव में सीमाओं के पार बहुराष्ट्रीय उत्पादन प्रक्रिया के प्रसार से असीमित लाभ हो सकता है। ठीक है, देखिए आगे देखिए। नेक्स्ट हमारा है इंटरलिंकिंग प्रोडक्शंस अक्रॉस कंट्रीज, यानी कि विश्व भर के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ना। इन जनरल एमएनसी सेटअप प्रोडक्शंस वेयर इट इज क्लोज टू द मार्केट, वेयर देयर इज स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर्स अवेलेबल एट लो कॉस्ट, एंड वेयर द अवेलेबिलिटी ऑफ अदर फैक्ट्रीज ऑफ प्रोडक्शंस इज assured. In addition, MNCs might look for government policies that look after their interest. You will read more about the policies later in the chapter. देखिए, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती जो बाजार के बिल्कुल नजदीक हो, कम लागत पर कुशल और अकुशल श्रमिक उपलब्ध हो सके उनको, जहां उत्पादन के अन्य कारकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो। साथ ही क्या करती है कि जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां सरकारी नीतियों पर भी नजर रखती है, उनके हितों का देखभाल करती हैं। ठीक है, और इसमें आगे हम पढ़ेंगे कि सरकारी नीतियों के बारे में और ज्यादा डिटेल में। ठीक है, आगे देखिए इसमें Having assured themselves to the conditions, MNC set up factories and offices for productions. The money and the spent to buy assets such as lands, buildings, machines, and other equipment is called investment. Investment made by MNC is called foreign investment. Any investment is made with the hope that these assets will earn profit. यानी कि इन परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के बाद ही जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन के लिए कार्यालयों और कारखानों की स्थापना करती है। परिसंपत्तियों जैसे भूमि, भवन और अन्य जो उपकरण है उनकी खरीद में मुद्रा को खर्च करती है, उसी को ही हम क्या कहते हैं कि निवेश कहते हैं। जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं, और कोई भी निवेश इस आशा से किया जा सकता है कि ये परिसंपत्तियां जो है लाभ अर्जित करेंगी। आगे देखिए इसमें आगे क्या बताया गया है कि एट टाइम्स MNC set up productions jointly with some of the local companies of these countries. The benefit of the local company of such joint productions is twofold. First, MNC can provide money for additional investment like buying machines for fast productions. Second, MNC might bring with them the latest technology for productions. यानी कि कभी कभी क्या होता है कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन देशों की स्थानीय कंपनियों के साथ में संयुक्त रूप से यानी कि उत्पादन करती है। संयुक्त उत्पादन से क्या होता है कि जो स्थानीय कंपनियां उसको बहुत ज़्यादा लाभ होता है, दोहरा लाभ होता है। पहला, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अतिरिक्त निवेश के लिए धन प्रदान कर सकती हैं, जैसे कि तीव्र उत्पादन के लिए मशीनें खरीदने के लिए, यानी कि ज़्यादा तेज़ी से उत्पादन कर सके इसके लिए मशीनें खरीदने के लिए वो निवेश कर सकती है। दूसरा क्या है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन की जो नई नई टेक्नोलॉजी है वो अपने साथ ला सकती है। आगे देखिए, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए इसमें, बट द मोस्ट कॉमन रूट फॉर MNC इन्वेस्टमेंट इज टू बाय अप लोकल कंपनीज एंड देन टू एक्सपेंड प्रोडक्शंस. MNC with huge wealth can quite easily choose. To take an example, Cargill Foods, a very large American MNC, has brought over smaller Indian companies such as Parak Food. Parak Foods had built a large marketing networks in various parts of India where its brands was well reputed. Also, Parak Foods had 4 oil refineries whose control has now shifted to Cargill's. Cargill's is now the largest producers of edible oils in India with the capacity to make 5 million पाउच डेली. यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश का सबसे आम जो रास्ता है वो स्थानीय कंपनियों को खरीदना है, उसको उत्पादन का प्रसार करना है। अपार संपदा वाली जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है ये आसानी से ये सब कुछ कर सकती हैं। एग्जाम्पल ले तो एक जो बड़ी कंपनी अमेरिका की जो बहुराष्ट्रीय कंपनी कारगिल फूड्स ने परक फूड जैसी छोटी भारतीय कंपनी को खरीद लिया है। ठीक है, परक फूड ने भारत के विभिन्न भागों में एक बड़ा विपणन तैयार किया है। उसके ब्रांड काफ़ी प्रसिद्ध थे। परक फूड के 4 तेल शोधक केंद्र भी थे जिस पर अब कारगिल का कंट्रोल हो गया है। ठीक है, अब कारगिल 50 लाख पैकेट प्रतिदिन निर्माण क्षमता के साथ भारत में जो है
भारत में खाद्य तेलों की सबसे बड़ी 50 लाख पैकेट प्रतिदिन निर्माण क्षमता के साथ भारत में खाद्य तेलों की सबसे बड़ी उत्पादक कंपनी है। आगे देखिए, In fact, many of the top MNCs have wealth exceeding the entire budget of the developing countries' governments. With such enormous wealth, imagine the power and influence of these MNC. यानी कि वास्तव में क्या देखा गया कि जो बहुत बड़ी बड़ी जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों की संपत्ति है विकासशील देशों की सरकारों की संपूर्ण बजट से भी बहुत ज़्यादा है। ऐसी अपार संपत्ति वाली जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों की शक्ति और प्रभाव पर भी हम आगे विचार करेंगे। ठीक है, आगे देखिए, There is another way in which MNC control productions. Large MNCs developed countries place order for production with small producers. Garments, footwear, sports items are example of industries where production is carried out by a large number of small producers around the world. यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक दूसरे तरीके से भी उत्पादन नियंत्रित करती हैं और विकसित देशों की बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादकों को उत्पादन का ऑर्डर देती हैं, जैसे वस्त्र, जूते, चप्पल, खेल के सामान। ऐसे उद्योग हैं जहाँ विश्व भर में बड़ी संख्या में छोटे उत्पादकों द्वारा उत्पादन किया जाता है। जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन उत्पादों की आपूर्ति की जाती है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को इन उत्पादों की आपूर्ति की जाती है, फिर इन्हें अपने ब्रांड नाम से ग्राहकों को बेच दिए। इन बड़ी कंपनियों में दूरस्थ उत्पादों के मूल्य, गुणवत्ता, आपूर्ति और जो है श्रम शर्तों का निर्धारण करने की जो है बहुत ज़्यादा क्षमता होती है। आगे देखिए, Thus we see that there are a variety of ways in which the MNC are spreading their productions and interacting with local producers in various countries across the globe by setting up partnership with local companies, by using the local companies or supplies, by closely competing with the local companies or buying them up. MNC are extending a strong influence on productions at these distant locations. As a result, production in these widely dispersed locations is getting interlinked. देखिए, हम देखेंगे कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो कई तरह से अपने उत्पादन कार्य का प्रसार कर रही हैं, विश्व के कई देशों की स्थानीय कंपनियों के साथ में पारस्परिक संबंध स्थापित कर रही हैं, स्थानीय कंपनियों के साथ साझेदारी द्वारा आपूर्ति के लिए स्थानीय कंपनियों का इस्तेमाल करके और स्थानीय कंपनियों से निकट प्रतिस्पर्धा करके, स्थानीय कंपनियों से जो है निकट प्रतिस्पर्धा करके उन्हें खरीद करके बहुराष्ट्रीय कंपनियां दूर स्थानों के उत्पादन पर अपना प्रभाव जमा रही हैं। दूर दूर स्थानों पर फैला उत्पादन परस्पर संबंधित हो रहा है। आगे देखिए, इसमें फॉरेन ट्रेड्स एंड इंटीग्रेशंस ऑफ मार्केट, विदेश व्यापार और बाजारों का एकीकरण। यानी कि फॉर अ लॉन्ग टाइम फॉरेन ट्रेड्स हैज बीन द मेन चैनल कनेक्टिंग कंट्रीज इन हिस्ट्री। यू वुड हैव रीड अबाउट द ट्रेड रूट्स कनेक्टिंग इंडिया एंड साउथ एशिया टू मार्केट बोथ इन द ईस्ट एंड वेस्ट एंड द एक्सटेंसिव ट्रेड्स that took place along these routes. Also, you would remember that it was trading interest which attracted various trading companies such as the East India Company to India. What then is the basic functions of foreign trades? To put it simply, foreign trades creates an opportunity for the producers to reach beyond the domestic markets of their own countries. Producers can sell their produce not only in market located within the country but can also compete in market located in other countries of the world. Similarly, for the buyers, import of goods produced in another country is one way of expanding the choice of goods beyond what is domestically produced. यानी कि इसमें क्या बताया कि लंबे समय से जो विदेश व्यापार विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का मुख्य माध्यम रहा है। ठीक है, इतिहास में आपने भारत और दक्षिण एशिया को पूर्व और पश्चिम के बाजारों से जोड़ने का व्यापार मार्गों और इन मार्गों से होने वाले गहन व्यापार में के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, आगे बताया कि व्यापारिक हितों के कारण ही व्यापारिक कंपनी जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी है भारत की ओर आकर्षित हुई थी। आखिरकार क्या है कि विदेशी व्यापार का बुनियादी कार्य क्या है। ठीक है, सरल शब्दों में कहा जाए यानी कि टू पुट इन सिंपली तो इसमें बताया कि तो विदेशी व्यापार घरेलू बाजारों से बाहर के बाजारों में पहुंचने के लिए उत्पादकों को केवल अवसर प्रदान करता है। उत्पादक केवल अपने देश के बाजारों में ही अपने उत्पाद नहीं बेच सकते बल्कि विश्व के अन्य देशों के बाजारों में भी प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। दूसरे देशों में उत्पादित वस्तुओं की आयात से खरीदारों के समक्ष उन वस्तुओं के घरेलू उत्पादन के अन्य विकल्पों का विस्तार भी होता है। ठीक है, आगे देखिए, चाइनीज टॉयज इन इंडिया। यहाँ पे भारत में चीन के खिलौने की जब एग्जाम्पल दिया गया है कि यहाँ पे क्या बताया गया है, लेट अस सी द इफेक्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड्स थ्रू द एग्जाम्पल ऑफ चाइनीज टॉयज इन द इंडियन मार्केट। देखिए, अब हम भारत के बाजार पर चीनी खिलौनों के प्रभाव के उदाहरण के दौरान विदेश व्यापार के प्रभाव का अध्ययन करते हैं। चाइनीज टॉयज इन इंडिया यानी कि भारत में चीन के खिलौने कि इसमें क्या बताया गया है। देखिए, इसमें बताते हैं कि चीन के जो विनिर्माताओं को भारत में खिलौने निर्यात करने का एक मौका मिला और जहां खिलौने अधिक मूल्य पर बेचे जा रहे हैं वे भारत को खिलौने निर्यात करना शुरू करते हैं। वे अब भारत में खरीदारों के पास भारतीय और चीनी खिलौनों के बीच में
चयन करने का विकल्प है। सस्ते दाम और नवीन डिजाइनों के कारण चीनी खिलौने भारतीय बाजारों में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं। एक वर्ष में खिलौनों की 70 से 80% दुकानों में भारतीय खिलौने जो है उनका स्थान चीनी खिलौने ले लिया है। अब भारत की बाजारों में खिलौने पहले की तुलना में सस्ते हैं। What is happening here? क्या हो रहा है? देखिए कि एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रेड चाइनीज टॉयज कमिंग टू द इंडियन मार्केट्स, व्यापार के कारण चीनी खिलौने भारत के बाजारों में आए। भारतीय और चीनी खिलौनों की प्रतिस्पर्धा में चीनी खिलौने बहुत ज़्यादा अच्छे साबित हुए। भारतीय खरीदारों के समक्ष कम कीमत पर खिलौनों के अपेक्षाकृत अधिक विकल्प हैं। इससे चीन के खिलौने निर्माताओं को अपना जो है बिजनेस फैलाने के लिए एक अवसर प्राप्त होता है। इसके विपरीत क्या कि भारतीय खिलौना निर्माताओं को हानि होती है क्योंकि उनके खिलौने कम बिकते हैं। आगे देखिए, In general, with the opening of trade, goods travels from one market to another. Choice of goods in the market rises. Prices of similar goods in the two markets tends to become equal, and producers in the two countries now closely compete against each other, even though they are separated by thousands of miles. Foreign trades thus result in connecting the markets or integration of markets in different countries. यानी कि व्यापार के खुलने से क्या हुआ कि जो वस्तुओं का एक बाजार से दूसरे बाजार में आवागमन होता है, बाजार में वस्तुओं के विकल्प बढ़ जाते हैं और दो बाजारों में एक ही वस्तु का मूल्य एक समान होने लगता है। अब दो देशों के उत्पादक एक दूसरे से हजारों मील दूर होकर भी एक दूसरे से कंपटीशन कर सकते हैं। विदेश व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने में सहायक है। ठीक है, आगे देखिए। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। वट इज ग्लोबलाइजेशन? वैश्वीकरण क्या है? इन द पास्ट 2 or 3 decades, more and more MNCs have been looking for locations around the world which would be cheap for their production. Foreign investment by MNC in these countries has been rising. At the same time, foreign trades between countries has been rising rapidly. A large part of the foreign trades is also controlled by MNC. For instance, the car manufacturing plants of Ford Motors in India not only produces cars for the Indian markets, it also exports cars to the other developing countries and exports car components for its many factories around the world. Likewise, the activity of most MNC involves substantial trade in good and also services. यानी कि पिछले जो 2-3 दशकों की बात करें तो अधिकांश जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं विश्व में उन स्थानों की तलाश कर रही हैं जो उनके उत्पादन के लिए सस्ते हों। इन देशों में जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में बढ़ोतरी हो रही है, साथ ही साथ क्या देखा जाएगा कि विभिन्न देशों के बीच विदेश व्यापार में भी उनकी तीव्र वृद्धि हो रही है। विदेश व्यापार का एक बड़ा भाग बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा कंट्रोल है। भारत में जो फोर्ड मोटर्स का कार संयंत्र केवल भारत में के लिए कारों का निर्माण नहीं करता बल्कि क्या करता है कि अन्य विकासशील देशों को कारें और जो विश्व भर में अपने कारखानों के लिए कार पुर्जों का भी जो निर्यात करता है। ठीक है, अधिकांश जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों में वस्तुओं और सेवाओं का बड़े पैमाने पर व्यापार शामिल हो। द रिजल्ट ऑफ ग्रेटर फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रेटर फॉरेन ट्रेड्स हैज बीन ग्रेटर इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केट अक्रॉस कंट्रीज. Globalization is the process of rapid integration or interconnection between countries. MNC are playing a major role in the globalization process. More and more goods and services, investment and technology are moving between countries. Most regions of the world are in closer contact with each other than a few decades back. यहाँ पे क्या बताया है कि अधिक जो है विदेश व्यापार और अधिक विदेशी निवेश के कारण क्या हुआ कि विभिन्न देशों के बाजार और उत्पादन में एकीकरण हो रहा है। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? वैश्वीकरण कहलाती है। यानी कि हम एक दूसरे से जुड़ रहे हैं और बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं, निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है। ठीक है, पिछले कुछ दशकों की तुलना में जो विश्व के अधिकांश भाग एक दूसरे की अपेक्षा अधिक संपर्क में आए हैं। Besides the movement of goods, services, investment, technology, there is one more way in which the countries can be connected. This is through the movement of peoples between countries. People usually move from one country to another in search of better income, better jobs or better education. In the past few decades, however, there has not been much increase in the movement of people between countries due to various restrictions. यानी वस्तुओं, सेवाओं, निवेशों और प्रौद्योगिकी के अलावा जो है विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का एक और माध्यम हो सकता है। ये माध्यम है कि विभिन्न देशों के बीच लोगों का आगमन है। लोग बेहतर आय और बेहतर रोजगार और शिक्षा की तलाश में एक देश से दूसरे देश में आवागमन करते हैं। ठीक है, पिछले कुछ दशकों की बात करें तो अनेक प्रतिबंधों के कारण विभिन्न देशों के बीच लोगों के आवागमन में जो है अधिक वृद्धि नहीं हुई है। आगे देखिए, फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक। यानी टेक्नोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी, rapid improvement in technology has been one major factor that has stimulated the globalization process. For instance, the past 50 years have seen several improvements in transportations technology
दिस हैज़ मेड मच फास्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंस पॉसिबल एट लोअर कॉस्ट। यानी कि जब हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो उसमें बहुत तेज़ी से उन्नति हुई है। ये उन्नति का मुख्य कारक है जिसने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को जो है उत्प्रेरित किया है। ठीक है, पिछले 50 वर्षों से जो है परिवहन प्रौद्योगिकी में बहुत उन्नति हुई है। इसे लंबी दूरियां और तक वस्तुओं की बहुत तेज़ी से आपूर्ति को कम लागत पर संभव किया है। आगे देखिए, जैसे यहाँ पे कंटेनर्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, वस्तुओं के परिवहन के लिए कंटेनर यहाँ से जो है माल को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मार्केट तक चला जाएगा ये। ठीक है, शिप्स के द्वारा, रेलवे के द्वारा जाता है, प्लेन्स के द्वारा, ट्रक के द्वारा। ठीक है, कंटेनर्स को इसमें रखा जाता है और फिर उसके बाद में मार्केट तक पहुंच जाता है। आगे देखिए, even more remarkable have seen the developments in information and communication technology. In recent times, technology in the areas of telecommunication, computers, internet has been changing rapidly. Telecommunications facilities, telephone, telegraph, including mobile phones, fax, are used to contact one another around the world, to access information instantly and to communicate from remote areas. This has been facilitated by satellites communication devices. As you would be aware, computers have entered almost every field of activity. You might have also ventured into the amazing worlds of internet, where you can obtain and share information on almost anything you want to know. Internet also allows us to send instant electronic mails and talk across the world at negligible cost. देखिए आगे इसमें क्या बताया है कि इससे भी अधिक जो है सूचना और प्रौद्योगिकी, संचार प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है। वर्तमान समय की जब हम बात करें तो दूरसंचार, कंप्यूटर, इंटरनेट के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी बहुत तेज़ी से परिवर्तित हो रही है। ठीक है, दूरसंचार सुविधाओं में जैसे टेलीग्राफ है, टेलीफोन है, मोबाइल फ़ोन है, फैक्स है, का विश्व भर में एक दूसरे से संपर्क करने और सूचनाओं को तत्काल प्राप्त करने और दूरवर्ती क्षेत्रों से संवाद करने में प्रयोग किया जाता है। ये जो सुविधाएँ हैं संचार उपग्रहों के द्वारा सुगम हुई हैं। देखिए, जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रवेश हो गए हैं। आपने इंटरनेट के चमत्कारिक संसार में प्रवेश किया होगा, जहां जो कुछ भी आप जानना चाहते हैं लगभग उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, सूचनाओं को आपस में बांट सकते हैं। इंटरनेट से हम तत्काल इलेक्ट्रॉनिक डाक जो है भेज सकते हैं, कम मूल्य पर विश्व भर में जो है बात कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए यूजिंग IT इन ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण में संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग। इसमें क्या बताया कि जो लंदन के पाठक हैं के लिए प्रकाशित एक समाचार पत्रिका की डिजाइनिंग और छपाई दिल्ली में की जानी है। पत्रिका का जो पाठ्य विषय है इंटरनेट के द्वारा दिल्ली कार्यालय को भेज दिया जाता है। दिल्ली कार्यालय में डिजाइनर दूरसंचार सुविधाओं का उपयोग करके लंदन कार्यालय से पत्रिका की डिजाइन के बारे में निर्देश प्राप्त करते हैं। डिजाइन तैयार करने का काम कंप्यूटर पर किया जाता है। छपाई के बाद जो है पत्रिकाओं को वायु मार्ग से लंदन भेजा जाता है। यहाँ तक कि डिजाइन और छपाई के पैसे का भुगतान इंटरनेट के द्वारा लंदन के एक बैंक से दिल्ली के एक बैंक को तत्काल कर दिया जाता है। और इसमें क्या बताया कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ने विभिन्न देशों के बीच सेवाओं के उत्पादन के प्रसार में अपनी महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।